नमस्कार। आज हम राजस्थान के छबड़ा विधानसभा क्षेत्र के चुनावी नतीजों की गहराई में उतरेंगे। देखिए, ये सिर्फ एक चुनाव के नतीजों का विश्लेषण नहीं है। ये समझने की कोशिश है कि जब मुकाबला इतना नजदीकी हो तो जमीन की असलियत, डेटा और एक सही रणनीति, ये तीनों मिलकर हार और जीत की कहानी कैसे लिखते हैं। तो चलिए इस पूरे सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं। 5108 वोट। सोचिए, सिर्फ इतने से वोटों का फासला। 2023 के चुनाव में यही वो मामूली सा अंतर था जिसने सत्ता और विपक्ष के बीच एक लकीर खींच दी। जब जीत और हार का फासला इतना कम होना, तो ये सिर्फ एक नंबर नहीं रह जाता, ये एक बहुत बड़ा सिग्नल बन जाता है, एक संकेत कि हर एक वोटर की आवाज की क्या कीमत है और हर बूथ का हिसाब किताब कितना ज्यादा मायने रखता है। तो असली सवाल यही है कि जब मार्जिन इतना कम हो तो आखिर जीत तय कैसे होती है। क्या ये बस किस्मत की बात है या फिर इसके पीछे कुछ गहरे पैटर्न्स काम कर रहे होते हैं। आज हम डेटा और जमीनी हकीकत दोनों की मदद से उन ताकतों को डिकोड करेंगे जो इतने कांटे के मुकाबले को जन्म देती हैं। तो चलिए अपने विश्लेषण के पहले हिस्से में चलते हैं, मार्जिन पर एक फैसला। यहां हम छबड़ा के चुनावी मैदान को समझेंगे, वहां के मुख्य खिलाड़ी कौन थे और वो आखिरी नतीजा क्या रहा जिसने इस पूरी कहानी की बुनियाद रखी। ये है छबड़ा, राजस्थान का वो हिस्सा जहां की राजनीति सीधे तौर पर यहां की जमीन और यहां के लोगों से जुड़ी हुई है। आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा गांव में रहता है और जो बात इसे सियासी तौर पर और भी अहम बना देती है वो है यहां की डेमोग्राफी, यानी कि यहां की आबादी का गणित। लगभग 20% अनुसूचित जनजाति और 17% अनुसूचित जाति के वोटर्स। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये वो आवाजें हैं जो इस क्षेत्र का भविष्य तय करती हैं। अब जरा 2023 के इन नतीजों पर गौर कीजिए। बीजेपी को 65,000 वोट मिले और कांग्रेस को लगभग 60,000। फासला जैसा हमने कहा बहुत ही कम, लेकिन इस कहानी का जो असली मोड़ है ना, वो है निर्दलीय उम्मीदवार, जिसे 22% से भी ज्यादा वोट मिले। ये सिर्फ कोई तीसरा उम्मीदवार नहीं था, ये एक ऐसा डिसरप्शन था, एक ऐसा गेम चेंजर था जिसने चुनावी समीकरण को जड़ से हिलाकर रख दिया। अच्छा, अब आंकड़ों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, उन वजहों पे आते हैं जो इन वोटों के पीछे छिपी हैं। चलिए लोगों की नब्ज को समझते हैं। आखिर छबड़ा के आम वोटर के लिए सबसे बड़े, सबसे जरूरी जमीनी मुद्दे क्या थे। कहते हैं, जब पानी ही शिकायत बन जाए तो वोट कुएं पर ही जीते और हारे जाते हैं। ये एक बहुत पुरानी कहावत है, लेकिन आज के दौर में भी उतनी ही सच है। ये हमें याद दिलाती है कि बड़ी बड़ी राजनीति हमेशा बड़े नारों से नहीं, बल्कि लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों और मुश्किलों से तय होती है। और छबड़ा में बिल्कुल यही हुआ। देखिए, छबड़ा के वोटर्स की शिकायतें कोई हवाई बातें नहीं थीं, वो उनकी रोज की जिंदगी की चुनौतियां थीं। पीने का साफ पानी, स्वास्थ्य सेवाएं, खेतीबाड़ी और रोजी रोटी का संकट, टूटी फूटी सड़कें और युवाओं के लिए नौकरियां। जब किसान को फसल का सही दाम नहीं मिलता या कुएं का गंदा पानी बच्चों को बीमार करता है, तो ये एक राजनीतिक मुद्दा नहीं, एक व्यक्तिगत संकट बन जाता है। हमारा संविधान हर नागरिक को सम्मान के साथ जीने का अधिकार देता है और ये बुनियादी सुविधाएं उसी सम्मान का आधार हैं। इन्हें नजरअंदाज करना एक तरह से उन संवैधानिक मूल्यों को ही नजरअंदाज करना है। चलिए अब वापस डेटा की तरफ लौटते हैं और इस वोट के बंटवारे की, इस फ्रैक्चर की चीरफाड़ करते हैं। ये समझने की कोशिश करते हैं कि वोट आखिर टूटा कैसे और 2023 का ये नतीजा पिछले चुनावी ट्रेंड्स की कहानी को कैसे आगे बढ़ाता है। इस चार्ट को बहुत ध्यान से देखिए। 2018 में बीजेपी का वोट शेयर 44% से ज्यादा था। 5 साल बाद 2023 में यह घटकर लगभग 33% पर आ गया। ये कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं है, ये एक बहुत बड़ी गिरावट है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, ये वोट आखिर गए कहां। और ये टाइमलाइन ये एक लंबी कहानी बताती है। 2013 में बीजेपी ने लगभग 57% वोट शेयर के साथ एक तरफा जबरदस्त जीत हासिल की थी, लेकिन उसके बाद से समर्थन का ग्राफ लगातार नीचे आया। 2018 में मुकाबला काफी नजदीकी हो गया और 2023 तक आते आते जीत तो मिली, लेकिन एक बिखरे हुए, एक फ्रैक्चर्ड जनादेश के साथ। ये साफ दिखाता है कि जमीन पर सियासी हवा धीरे धीरे लेकिन लगातार बदल रही थी। और उस बदलाव की सबसे बड़ी वजह यहां है। एक निर्दलीय उम्मीदवार जो एक स्थानीय आदिवासी नेता थे, उन्होंने कुल वोटों का लगभग 1/4 हिस्सा अपनी तरफ खींच लिया। उन्होंने अकेले ही पूरे चुनावी गणित को बदल कर रख दिया।
बीजेपी के वोट शेयर में जो गिरावट आई, उसका सीधा सीधा संबंध इस ताकतवर निर्दलीय उम्मीदवार के उभरने से था, जिसने विपक्ष के वोटों को दो बड़े हिस्सों में बांट दिया। तो अब तक हमने समस्या का विश्लेषण किया कि हुआ क्या और क्यों हुआ। अब आगे बढ़ते हैं समाधान की तरफ। डेटा के आधार पर किसी भी राजनीतिक चैलेंजर के लिए वापसी का ब्लूप्रिंट, वापसी की रणनीति क्या हो सकती है, आगे का एक रणनीतिक रास्ता क्या हो सकता है। यहाँ 3 सबसे जरूरी रणनीतिक कदम हैं। पहला, एक बड़ा और मजबूत गठबंधन बनाना, मतलब सभी गैर बीजेपी वोटों को, जिसमें निर्दलीय और दूसरी पार्टियों के वोटर्स भी शामिल हों, उन्हें एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर लाना। दूसरा, एक स्थानीय नैरेटिव, एक लोकल कहानी गढ़ना, मतलब अपना पूरा फोकस पानी, स्वास्थ्य और नौकरियों जैसी असल शिकायतों पर रखना। और तीसरा, अपने जमीनी संगठन को फौलाद की तरह मजबूत करना, मतलब बूथ लेवल पर अपनी टीमों को फिर से खड़ा करना और लोगों तक सीधी पहुंच बनाना। ये स्वॉट एनालिसिस, यानी कि ताकत, कमजोरी, अवसर और खतरे का विश्लेषण, इस पूरी रणनीतिक तस्वीर को और साफ कर देता है। ताकत क्या है? एक मजबूत आदिवासी वोट बेस और गहरी स्थानीय जड़ों वाला उम्मीदवार। कमजोरी, बिखरा हुआ विपक्ष। अवसर, मौजूदा सरकार से वोटर्स की गहरी नाराजगी। और खतरा, सत्ताधारी दल की बहुत मजबूत चुनावी मशीनरी। एक कामयाब अभियान वही होता है जो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके इन मौकों को हकीकत में बदल दे। इस पूरी रणनीति को हम एक फ्रेमवर्क में देख सकते हैं, जिसे चतुर्मुख सिद्धांत कहा जा सकता है। ये एक व्यापक 4 मोर्चों वाली स्ट्रैटेजी है जो किसी भी चुनाव के 4 सबसे जरूरी पहलुओं पर एक साथ काम करती है। इलेक्टोरल यानी चुनावी गणित, ऑर्गेनाइजेशनल यानी जमीनी संगठन, नैरेटिव यानी आपकी कहानी, और रिसोर्स यानी संसाधन। यह दिखाता है कि एक प्रोफेशनल पॉलिटिकल कैंपेन हर पहलू को कितने व्यवस्थित तरीके से देखता है। अब हम अपने अंतिम हिस्से में इस सोच को, इस नजरिए को और बड़ा करते हैं। हम ये तर्क देंगे कि चुनावी डेटा सिर्फ चुनाव जीतने का एक हथियार नहीं है, बल्कि ये असरदार और जवाबदेह शासन चलाने के लिए एक पूरा रोड मैप है। याद रखिए, एक चुनावी नतीजा सिर्फ हार या जीत का सर्टिफिकेट नहीं होता। ये जनता की तरफ से भेजी गई एक डिटेल्ड फीडबैक रिपोर्ट है। यह हमें सीधे सीधे बताती है कि लोगों की असल जरूरतें क्या हैं, उनकी असली चिंताएं क्या हैं, और यहीं पर हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। भारत के डीपीडीपी यानी डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन कानून के तहत भी लोगों की निजी जानकारी और उनकी सहमति का सम्मान करना सबसे जरूरी है। इस डेटा का इस्तेमाल बहुत ही नैतिक रूप से सिर्फ उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए होना चाहिए। ये डेटा सिर्फ वोट बैंक नहीं, बल्कि जनता का एक भरोसा है। लक्ष्य है अंतर्दृष्टि को जनादेश में बदलना। इस एक लाइन में पूरी राजनीतिक रणनीति का सार छिपा है। इसका असली मतलब है जनता की भावनाओं को, उनकी जरूरतों को गहराई से समझना और फिर उसे ऐसी नीतियों में बदलना जिनका जमीन पर असर दिखे, जो लोगों की जिंदगी में बदलाव लाएं। यह सिर्फ एक नारा नहीं है, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बस एक पल के लिए सोचिए, क्या होगा अगर किसी नेता के कार्यकाल के पहले 100 दिनों की योजना सिर्फ खोखले वादों पर नहीं, बल्कि उनके वोटर्स की सबसे गहरी, सबसे असली जरूरतों के डेटा के आधार पर बने। शायद तब हमारी राजनीति असल में डेटा पर आधारित और सचमुच में जन केंद्रित बन पाएगी। यदि आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या फिर 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य।